दी फोर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संविधान की सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भाग 3 को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाग 3। ठीक है, देखें पिछले वीडियो में हमने भाग 2 तक पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं भाग 3। भाग 3 जो है, भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही है कि भाग 3 में क्या है। तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार हैं, ये जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न आएगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और कहाँ पर इनको रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, दूसरी बात, भाग 3 को ही कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को हम कहते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। और भाग 3 में है क्या, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। क्लियर है कि नहीं। देखें, भाग 3 के बाद हम पढ़ेंगे भाग 4 को। ठीक है, भाग 3 के बाद हम पढ़ेंगे भाग 4 को, और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो भाग 4 में डीपीएसपी है। भाग 3 और भाग 4 में अंतर ये है कि भाग 3 जो है, भाग 3 यदि लागू नहीं होगा, यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार आपके 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार हैं, जबकि भाग 4 में डीपीएसपी जो है ये आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो भाग 3 और भाग 4 में अंतर क्या है, भाग 3 और भाग 4 में अंतर ये है कि यदि मौलिक अधिकार यानी भाग 3 लागू नहीं होगा, तो इनके लागू ना होने की स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 कहता है कि यदि मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं तो मौलिक अधिकार के लागू ना होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में शिकायत हो जाएगी। ठीक है, किसी भी मामले के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, नीचे वाले न्यायालय से शुरू करना होता है। लेकिन यदि आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हुआ है, तो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन की स्थिति में आपका भाग 3 में आर्टिकल 32 आपको ये ताकत देता है कि आप सीधे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के मामले में, यानी 12 से लेकर के 35 तक की कोई बात नहीं मानी जा रही है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। यानी आर्टिकल 32 आपको इतनी ताकत देता है। इस वजह से आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। तो प्रश्न आएगा कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है, तो भाग आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्यों, क्योंकि यदि मौलिक अधिकार यानी भाग 3 के लागू ना होने की स्थिति में, यानी मौलिक अधिकार यदि लागू नहीं होते, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये भाग 3 में है। जबकि भाग 4 जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो डीपीएसपी में लिखा है कि डीपीएसपी के लागू ना होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या होगा, तो देखें यहाँ इनके लागू ना होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इनके लागू ना होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, जो मौलिक अधिकार हैं ये आपका सरकार, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे तो सरकार की शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सरकार की शक्ति को क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। जबकि यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट में शिकायत नहीं कर पाओगे, इस वजह से सरकार की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये सरकार की शक्ति को कम कर रहे हैं, ये सरकार की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। ये जनता के अधिकारों को बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि जनता को सीधे ताकत मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत हो जाएगी। तो ये जनता के अधिकारों को बढ़ा रहे हैं, जबकि ये जनता के अधिकारों को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर होता है भाग 3 और भाग 4 में। ठीक है, तो अब हम भाग 3 में आर्टिकल पढ़ेंगे, यानी 12 से 35 तक की बातें जानेंगे। तो 4 बातें यहाँ पर जानना है कि भाग 3 में है क्या मौलिक अधिकार है, कौन सा आर्टिकल 12 से 35 तक की बात आती है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र कहा जाता है। और अगली बात यह है कि इनके भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को लागू ना होने की स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कौन सा आर्टिकल कहता है, 32। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका भाग 4 36 से 51 यानी डीपीएसपी आएंगे। तो अब हम भाग 3 में आर्टिकल 12 की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है देखो आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है,
आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को, अब हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि राज्य शब्द से आशय, ठीक है, राज्य शब्द से आशय, राज्य शब्द से आशय केंद्र सरकार, केंद्र सरकार या संसद, केंद्र सरकार या संसद, राज्य सरकार, राज्य सरकार या राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान मंडल। तीसरा, स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी, और अन्य प्राधिकारी यानी अदर अथॉरिटी से है, अन्य प्राधिकारी, ठीक है, अन्य प्राधिकारी से है, अर्थात राज्य शब्द से के अंतर्गत पूरा भारत आता है, राज्य शब्द के अंतर्गत पूरा भारत आता है। आपको भारतीय संविधान में राष्ट्र लिखा कहीं पर भी नहीं मिलेगा, भारतीय संविधान में आपको राज्य शब्द मिलेगा। तो राज्य शब्द का अर्थ क्या होता है, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को की डेफिनेशन बताई गई है कि राज्य शब्द क्या है। तो राज्य सरकार का अर्थ होता है केंद्र सरकार या संसद यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी, और अन्य प्राधिकारी यानी अदर अथॉरिटी। तो यहाँ पर केंद्र सरकार या संसद आ जाती है, राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल भी आ जाता है, स्थानीय प्राधिकारी भी आ जाते हैं और अन्य प्राधिकारी भी आ जाते हैं, अर्थात राज्य शब्द के अंतर्गत पूरा भारत आता है। ठीक है, हम पूरे भारतीय संविधान में बार बार मैं कहूँगा राज्य में राज्य का ये कर्तव्य होगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा। तो राज्य का मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश वाले पढ़ें तो सोचे मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश वाले पढ़ें तो उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार वाले पढ़ें तो बिहार राज्य। राज्य का मतलब क्या होगा भाई, संपूर्ण भारत, मतलब जो सब कुछ लिखा हुआ है राज्य के बारे में वो मतलब पूरे भारत के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो राज्य सबसे ज्यादा केंद्र सरकार या संसद से है, राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी में जैसे नगर पालिका आ जाती है, नगर निगम आ जाते हैं, नगर पंचायत आ जाती हैं, तो ये स्थानीय प्राधिकारी, और अन्य छोटी छोटी संस्थाएं, ठीक है, ये किस में आ जाती हैं, अन्य प्राधिकारी में आ जाती हैं। ठीक है, अर्थात राज्य शब्द के अंतर्गत क्या है, पूरे भारत के बारे में बताया गया कि जहां जहां राज्य लिखा है मतलब वो आर्टिकल पूरे भारत देश के लिए लागू होंगे। ठीक है, ये है आर्टिकल 12। ठीक है, आर्टिकल 12 के बाद आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, इंग्लिश में इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226। ठीक है, जब हम देखेंगे 13, 226 हाई कोर्ट जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपका न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बताऊंगा जब आपको। तो आर्टिकल 226, 13 और 226 दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। तो जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट में आपको बताऊंगा कि जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। ठीक है, वहाँ पर आपको ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। तो आर्टिकल 13 में इतना याद रखो कि आर्टिकल 13 में है क्या, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। ठीक है, हाँ, अब आर्टिकल 14 आता है। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ से आपका मौलिक अधिकार शुरू होते हैं, यहाँ से आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार आपके क्या होते हैं, शुरू होते हैं। अब मौलिक अधिकार जो है, तो मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात शुरुआती समय में जब भारतीय संविधान बना था तो शुरुआती समय में आपका जो मौलिक अधिकार थे तो कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, क्योंकि हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया है। तो संपत्ति के अधिकार को हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया। तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार यहाँ पर शामिल था। मतलब लोगों, संपत्ति का अधिकार का मतलब क्या है, मैंने कहा कि ये मौलिक अधिकार जो है ये आपकी सरकार की ताकत को कम कर रहे हैं और जनता की ताकत को बढ़ाते हैं। तो यदि संपत्ति का अधिकार होता तो लोग संपत्ति एकत्र कर लेते, और संपत्ति एकत्र कर लेते, जब सीबीआई के छापे पड़ते तो लोग कहते कि ये हमारा मौलिक अधिकार है संपत्ति जोड़ना। ठीक है, तो ज़्यादातर घूसखोरी बढ़ती, इस वजह से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके वर्तमान में 301A यानी विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अधिकार एक कम हो गया है, यहाँ पर एक अधिकार घटा है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से, और इसको संपत्ति के अधिकार को 301A में रख दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कौन सा अधिकार हो गया है, विधिक अधिकार।
संपत्ति का अधिकार एक प्रकार से कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार। कहाँ पर रखा गया? 301A में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को हमने मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया है, वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ऐसा किया है। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, जिसको हमने आर्टिकल 301A के अंतर्गत रख दिया है। इस वजह से पहले कितने अधिकार थे? 7, और वर्तमान में कितने अधिकार बचे हुए हैं? 6। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो जो पहला मौलिक अधिकार है 6 में, उसका नाम है समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार है उसका नाम है समानता का अधिकार। जो दूसरा मौलिक अधिकार है इसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। जो दूसरा मौलिक अधिकार है इसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। जो तीसरा मौलिक अधिकार है उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक चलता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 19 से लेकर के 22 तक चलता है। ठीक है, इसी तरह जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये 23 और 24 चलता है। ठीक है, 23 और 24 ये 25 से लेकर के 28 तक चलता है। ये 29 और 30 चलता है, और ये आर्टिकल 32 तक है। ठीक है, ये है। तो वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं, इसमें समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 आर्टिकल से लेकर के 22 आर्टिकल तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपका 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से लेकर के 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये 29 और 30 है। और 6वें नंबर का अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये रटा होना चाहिए कि समानता का अधिकार कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो। यहाँ याद रखने का तरीका ये है, ठीक है, कि समानता, स्वतंत्रता, शोषण। पहला समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण, फिर धार्मिक। पहला समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक। एक एक पढ़ेंगे हम। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक। और कक्षा 5 में संस्कृत चलती है, इस वजह से संस्कृति। और 6 में कौन सा? संवैधानिक। तो समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, संस्कृति और संवैधानिक। ठीक है, और संवैधिकार जोड़ देना है। हाँ, शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, हाँ, क्या ऐसा कहो? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, फिर धार्मिक, तो समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, संस्कृति और संवैधानिक। रही बात आर्टिकलों की, आर्टिकल एक तरफ याद रखो 14 से लेकर के 18, 19 से लेकर के 22, 23 और 24। हमें देखना है कि हमें चलना कहाँ से है और रुकना कहाँ पर है। तो 14 से 18, 19 से लेकर के 22, 23, 24, 25 से लेकर के 28, 29, 30 और यहाँ पर 32। तो 14 से 18, 19 से 22, 23 और 24, 25 से 28, 29, 30 और आर्टिकल 32। 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 और 32। ठीक है, तो ये अधिकार हैं। तो पहले समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, संस्कृति, संवैधानिक। यहाँ पर 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 और 32। ठीक है, ये हैं आपके 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, ये हैं आपके 6 मौलिक अधिकार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक कई बार कठिन प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, एकदम सरल से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आता है कि समानता के अधिकार में कितने मौलिक अधिकार रखे गए हैं। प्रश्न आएगा कि समानता के अधिकार में कितने मौलिक अधिकार रखे गए हैं। ऑप्शन देगा 4, 5, 6, 7। ठीक है, ऑप्शन देगा 4, 5, 6, 7 और पूछेगा समानता के अधिकार में कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं 14 से 18, तो 14 और 4 18, मतलब कितने मौलिक अधिकार?
4, लेकिन नहीं है, कितने हैं 5, ठीक है, क्योंकि 14, 15, 16, 17, 18 कितने हो गए 5, लेकिन हमको दिखाई कितने दे रहे हैं 4, इस वजह से ऐसे नहीं गिनना है, ठीक है, कि 14 से 18 4 होता तो यहाँ पर 4 करके 4 लगा दो, लेकिन है कितने वो 5, ठीक है। तो 14 से लेकर 18 तक लिख लेंगे तो नंबर देख लेना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता, पूछ देता है कि स्वतंत्रता के अधिकार में कितने मौलिक अधिकार हैं, लोग 19, 3, 22 देख के लगा देते, जबकि 19 भी है, 20 भी है, 21 भी है, 22 भी, कितने हैं 4 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बारीक गलतियां हैं जो एग्जाम में होती रहती हैं, ठीक है। ऑप्शन भी देगा वो 3, 4, 5, 6 ऐसे करके देगा, ठीक है। तो इनको सबको काउंट करना है, 19, 20, 21, 22, यहाँ पर 23 और 24, यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, यहाँ पर 25, 26, 27, 28 मतलब 4 हैं, यहाँ पर 29, 30 2 हैं, और यहाँ पर कौन सा है 32, ठीक है, याद रखो, ठीक है। यहाँ पर कितना है 1 है, 32 बस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब हम शुरू कर रहे हैं कौन सा, समानता का अधिकार, यानी 14 से लेकर के 18 तक की बातें हम पढ़ लेंगे तो आपका समानता का अधिकार क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब पहली बात हमने अब पढ़ रहे हैं, पहला जो मौलिक अधिकार है उसका नाम है समानता का अधिकार, और उस समानता के अधिकार में समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, और यहाँ पर आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक की बातें आ रही हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, आर्टिकल 14 दो बातें कह रहा है। पहली जो बात है ये है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, एवं विधियों का समान संरक्षण। तो पहली जो बात है आर्टिकल 14 की वो है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अरे हाँ, तो देखें, अब पहले अधिकार में है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो जो विधि के समक्ष समता है, ठीक है, विधि के समक्ष समता, प्रश्न आता है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये दो अलग अलग बातें हैं, विधि के समक्ष समता अलग बात है और विधियों का समान संरक्षण ये अलग बात है। तो विधि के समक्ष समता जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, और विधियों का जो समान संरक्षण है ये आपका अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो दो अलग अलग बातें हैं। प्रश्न आएगा विधि के समक्ष समता किस देश से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन में एक व्यक्ति था डायसी, एक व्यक्ति था डायसी, और डायसी ने अपनी एक किताब लिखी थी, उसमें लिखा था उसने विधि का शासन। तो डायसी के विधि के शासन से हमने क्या लिया है, विधि के समक्ष समता। तो प्रश्न आता है विधि के समक्ष समता तो कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन या इंग्लैंड, ठीक है। तो ब्रिटेन से हमने विधि के समक्ष समता ली है। ब्रिटेन में भी कहाँ से हम लिए हैं, डायसी एक व्यक्ति था और डायसी ने दिया था विधि का शासन, तो डायसी के विधि के शासन से हमने लिया है विधि के समक्ष समता। दूसरी जो बात है ये है विधियों का समान संरक्षण। जो विधियों का समान संरक्षण ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने अमेरिका से लिया है विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। इनका अर्थ क्या होता है, विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, ये है विधि के समक्ष समता। मतलब जो कानून है, जो लॉ है, उसके सामने सभी लोग क्या हैं, बराबर। और विधियों का समान संरक्षण का मतलब है कानून सभी व्यक्तियों के ऊपर एक समान रूप से लागू होगा, ये होता है विधियों का समान संरक्षण। मतलब कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं और कानून सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होगा, ये है विधियों के समान संरक्षण का अर्थ, जो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 14 है। तो आर्टिकल 14 दो बातें कहता है, पहला विधि के समक्ष समता जो हमने इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन में डायसी एक व्यक्ति थे, तो डायसी ने विधि का शासन दिया था, वहां से हमने ये बात ली। विधियों का समान संरक्षण का मतलब है कानून सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होगा, ये आर्टिकल 14 है, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 जो है ये कहता है, देखिए, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान, एवं लिंग, ठीक है, एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 15 आर्टिकल कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से
कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं होगा, ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये है 15। पहला हमने पढ़ा विधि के समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। 15 में हमने देखा धर्म। दूसरी बात देखो, अब यहाँ से प्रश्न आता है तो यहाँ से पहला इनको जमाने के लिए आ जाएगा कि आर्टिकल 15 कितने प्रकार से भेदभाव पर निषेध की बात कहता है। तो पहला धर्म है, फिर नस्ल है, फिर जाति है, फिर लिंग है और फिर है जन्म स्थान। मतलब कितने आधार हैं? 5 आधार हैं जिनके आधार पर भेदभाव निषेध की बात करता है। इन 5 आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो 5 आधार। तो अभी कई बार इनको क्रम से जमाने के लिए पूछा जाता है कि धर्म, नस्ल, इनको क्रम से जमाओ। तो नंबर 1 में है धर्म, फिर नस्ल, फिर जाति, फिर लिंग और फिर जन्म स्थान। ठीक है, कई बार 4 शब्द 5 शब्द दे देगा, वो दे देगा जन्म स्थान, लिंग, जाति, नस्ल, धर्म को क्रम से जमाइए आर्टिकल 15 के अनुसार। तो आर्टिकल 15 के अनुसार जब क्रम से जमाने की बात आएगी तो पहले नंबर में आएगा धर्म, फिर आएगा नस्ल, फिर आएगा जाति, फिर आएगा लिंग और फिर आएगा जन्म स्थान। ठीक है, तो 5 आधार पर भेदभाव निषेध की बात करेगा, इनको क्रम से जमाने के लिए पूछा जाएगा। तो पहला धर्म, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे। नस्ल, नस्ल का मतलब होता है चाहे वो पहाड़ी नस्ल का हो, लोग बोलते हैं ना कि तुम पहाड़ी हो, तो चाहे वो पहाड़ में पैदा हुआ हो, चाहे जहां पर पैदा हुआ हो, नस्ल के आधार पर या नस्ली भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लिंग, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है, उसके आप भेदभाव नहीं करेंगे। और जन्म स्थान, चाहे उसका जन्म देश के किसी भी कोने में हुआ हो, इन 5 आधारों पर आप किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये है आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15। इसी तरह आर्टिकल 16 है। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता की बात कहता है। लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता। ठीक है, अब लोक नियोजन के विषय में आपका अवसरों की समता कौन सा आर्टिकल है? ये 16 आर्टिकल है। अब लोक नियोजन का विषय क्या है? सरकार के द्वारा जितने भी रोजगार उपलब्ध करवाए जाने वाले साधन हैं वो सारे के सारे कौन से विषय कहलाते हैं? लोक नियोजन के विषय। मतलब सरकार जिनसे जिनसे लोगों को रोजगार देती है वो सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो लोक नियोजन के विषय के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बेहतरीन लोक नियोजन का विषय का एग्जाम्पल है MP ऑनलाइन। ठीक है, MP ऑनलाइन एक लोक नियोजन का विषय है क्योंकि इससे सरकार आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना चाह रही है। ठीक है, तो रोजगार, सरकार के द्वारा जितने भी साधन रोजगार उपलब्ध कराए जाने वाले हैं वो सारे के सारे लोक नियोजन के विषय कहलाते हैं। और लोक नियोजन के विषय में सबको समान अवसर प्राप्त हैं। ठीक है, मतलब सरकारी नौकरी के लिए सबको समान रूप से फॉर्म खोले जाते हैं। ठीक है, यदि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस शिक्षा से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म भरें। ठीक है, तो लोक नियोजन यानी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले साधन जिससे आपको रोजगार प्राप्त होता है वो सारे के सारे लोक नियोजन के विषय में कहलाते हैं। और इनमें क्या है? समान अवसर प्राप्त हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसरों की क्या है? समता है। आर्टिकल 17 आता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। जैसे आर्टिकल 15 बहुत महत्वपूर्ण था, ये भी आर्टिकल एग्जाम में आता रहता है कि निम्न में से अस्पृश्यता का अंत कौन सा आर्टिकल है? तो अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। ये कौन सा आर्टिकल है? 17। ठीक है, मतलब अस्पृश्यता का हमने क्या कर दिया? अंत। अब कभी भी अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ठीक है, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का क्या कर दिया गया? पूरी तरह से अंत कर दिया गया है। ये है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के बाद आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में है आपका उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में क्या है भाई? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। कि याद रखें कि भारत सरकार कोई भी व्यक्ति को जो उपाधि हैं उन सारी की सारी उपाधियों को अंत कर दिया गया है। ना कोई राजा है, ठीक है, ना कोई राजा के परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है, तो ना कोई जमींदार है, ना कोई जागीरदार है। तो ये सारी की सारी जो उपाधियां हैं, जमींदार, जागीरदार, राजा, बादशाह है, इन सारी उपाधियों का भारत सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। लेकिन ये याद रखें, जैसे आपका ये होता है पद्मश्री, पद्मश्री, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, एक होता है भारत रत्न, भारत रत्न, एक होता है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, फिर होता है महावीर चक्र। ठीक है, तो ये जो सारे चक्र हैं, ठीक है, तो
तो ये याद रखें कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में मिला हुआ है, तो सचिन तेंदुलकर को यदि भारत रत्न मिला है तो उनके नाम के आगे लिखा रहता है मास्टर ब्लास्टर या भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। तो भारत रत्न यदि लिखा है तो याद रखो ये कोई उपाधि नहीं है, ये तो भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले क्या हैं, सम्मान हैं। ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान हैं। तो आपको यदि इन सम्मानों में कोई भी अच्छा सम्मान मिला है तो आप अपने नाम के पहले इनको लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये उपाधि नहीं है, ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले क्या हैं, सम्मान हैं। दूसरी बात, पद्मश्री छोटा होता है, फिर पद्म भूषण थोड़ा बड़ा होता है, फिर पद्म भूषण उससे भी बड़ा होता है। श्री एक शब्द, इसमें 3 अक्षर, इसमें 4 अक्षर, ये बड़ा तीनों में, ठीक है। भारत रत्न, ठीक है, परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला आपका सबसे सर्वोच्च सौर सम्मान है परमवीर चक्र, ठीक है। तो याद रखो ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले क्या हैं, सम्मान हैं, ये कोई उपाधि नहीं है। तो यदि ये कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे लगा रहा है, मतलब क्या है, ये भारत सरकार ने इनको सम्मान दिया है, ये कोई उपाधि नहीं है। तो उपाधियां जैसे जमींदार है, जागीरदार है, राजा है, बादशाह है, ये सारी उपाधियां हैं जिनको भारत सरकार ने क्या कर दिया है, अंत कर दिया गया है, ठीक है, उपाधियों का अंत। तो हमने पढ़ा आर्टिकल 14 विधि के समझ समता विधियों का समाज संरक्षण। 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में हमने देखा, ठीक है, 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता। 17 में हमने देखा अस्पृश्यता का अंत। 18 में हमने देखा उपाधियों का अंत, ठीक है। तो ये थे आपके आपका समानता का अधिकार में 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।